हेलो स्टूडेंट्स, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में आज हम जो लास्ट क्लास में हमने लीव किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड मॉलिक्यूल और किसी एलिमेंट का अगर आपको सिंबल नज़र आता है तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ इस तरह का हमने कर लिया था। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हमने देख ली है कि ग्रुप ऑफ एटम इज़ नोन एज मॉलिक्यूल। एटम अगर आपको सिंगल कोई नज़र आता है दैट इज़ एटम। तो आपके सामने कुछ सिंबल्स इस तरह के भी होते हैं और इस तरह के भी होते हैं। अब कन्फ्यूजन बच्चे को ये होता है कि ये क्या है और ये क्या है। तो बेटा मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हमने देखी, ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल। तो सीधा सा आप इस लाइन पे कॉन्सेप्ट कीजिए, ठीक है, लाइन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये हो गया O2 O3, एक से ज़्यादा एटम नजर आ रहा है आपको, वह इसमें 2 है, 3 2 और मोस्टली यहाँ पे 2 2 है। देर आफ्टर यहाँ सल्फर में 8 भी होता है, क्योंकि सल्फर जो है S8 यानी 8 मॉलिक्यूल, इसके 8 मॉलिक्यूल भी एक साथ रह सकते हैं, और 2 भी, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। वो अभी हमारा पार्ट नहीं है इसको स्टडी करना। और यहाँ पर P4 यानी 4 फॉस्फोरस के एटम्स हैं। तो फॉस्फोरस की जो स्टेबिलिटी है या एनवायरनमेंट में जो एक्सेस करता है ये इस फॉर्म में करता है। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है। फिर आपको लगता है कि अगर ये भी मॉलिक्यूल है ये भी मॉलिक्यूल है तो फिर दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस सा नज़र क्यों आ रहा है, और डिफरेंस है तो फिर क्या है। बच्चों अब हम वापस से एलिमेंट की डेफिनेशन पे चलें। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? विच इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। क्लियर? जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं वो एलिमेंट है, और जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं वो कंपाउंड है। दैट मीन्स ये भी मॉलिक्यूल है ये भी मॉलिक्यूल है, बट ये जो मॉलिक्यूल है वो किसको शो कर रहा है? किसी एलिमेंट को शो कर रहा है। और ये वाले जो मॉलिक्यूल है वो किसको शो कर रहे हैं? किसी कंपाउंड को शो कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मॉलिक्यूल जो है उसको हम फर्दर इसका डिवीजन कर सकते हैं एलिमेंटल मॉलिक्यूल एंड सेकेंड इज कंपाउंड मॉलिक्यूल। क्लियर? तो ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स अगर आपने ले रखे हैं उस ग्रुप के अंदर तो फिर वो कंपाउंड है, और अगर सेम टाइप के एटम्स ले रखे हैं आपने तो वो एलिमेंट है। तो एलिमेंट के अंदर हम क्या डालें? आप मॉलिक्यूल आपको डालना है, एलिमेंट आप लिख रहे हैं तो ओ नहीं लिखें, वो सिर्फ एलिमेंट है, मॉलिक्यूल को शो नहीं करेगा, वो एलिमेंट का सिंबल शो करेगा। तो हमें क्या लिखना है? मॉलिक्यूल लिखना है। तो हम ऐसे ही फॉर्मूलाज डालें जो ग्रुप ऑफ एटम शो करता है। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं? O2 N2 H2 S2 S8 देर आफ्टर P4। क्लियर? तो ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल हो गए। इसके अलावा हो गया क्लोरीन के लिए Cl2, I4 आयोडीन होता है I2। क्लियर? ये यहाँ पर कंपाउंड मॉलिक्यूल H2SO4 HCl HNO3, ये होता है नाइट्रिक एसिड। आपको लगेगा कि मैडम वही कंपाउंड से रिवाइज कर रही है, तो मैं कुछ नया लेती हूँ, नाइट्रिक एसिड इसे बोला जाता है। क्लियर? तो ये हो गया कंपाउंड, यानी आप इसमें कुछ भी डालिए। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये मार्बल चौक जो हम राइटिंग में यूज़ करते हैं, प्लस एगशेल जो होती हैं वो सारी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है। तो ये उसका कंपोजिशन है। बट हमारा अभी डेफिनेशन जो चल रही है मॉलिक्यूल की चल रही है। तो मॉलिक्यूल जहाँ डिफरेंट टाइप के एटम्स नज़र आ रहे हैं जिस ग्रुप में, वो हो गया कंपाउंड मॉलिक्यूल, और जिसमें सेम टाइप के नज़र आ रहे हैं वो हो गया एलिमेंटल मॉलिक्यूल। पर है दोनों मॉलिक्यूल। तो आपको जब एलिमेंट और कंपाउंड में सेपरेशन देता है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है, सपोज करो एक बार आपको मॉलिक्यूल नहीं दिया है और आपको बोला है, एक क्वेश्चन में लिख रही हूँ यहाँ पे, which of the
following is an example of element. A, B, C and D. HCl, CaCO3, O2, N2। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा एलिमेंट है। HCl एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। तो सेम टाइप पर जाना है आपको, और जो सेम टाइप के नहीं है उसको तो छोड़ ही दो। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप है, यहाँ भी डिफरेंट टाइप है। CaCO3 है, सॉरी ClO3 नहीं है, ये CO3। तो आप सेम टाइप पे चलिए। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है सेम टाइप ये भी है और ये भी है। तो बोथ C एंड D दोनों एलिमेंट के एग्जाम्पल। क्लियर? अब आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर? तो अब यहां पर मॉलिक्यूल में क्या है? मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। क्लियर? तो चारों हैं इसमें। अब अगर आप इसमें से N को 2 रिमूव कर दें तो अब ये मॉलिक्यूल नहीं है, दिस इज ओनली एटम। क्लियर? तो ये तीनों मॉलिक्यूल होंगे और ये एटम होंगे। तो इस तरह से आपकी जो भी क्वेश्चंस है उसमें से आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ तो हम कहाँ थे? ये हमारा एलिमेंटल मॉलिक्यूल है और ये हमारे कंपाउंड मॉलिक्यूल है। तो यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट है एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल एंड एटम, वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप एक जो क्वेश्चन आता है बच्चों के सामने वो आता है O2, O3, H2 या N2। ये कुछ सिंबल्स मैंने लिखे हैं। अब इन सिंबल्स में से ये सारे O फॉर ऑक्सीजन होता है, N फॉर नाइट्रोजन होता है, H फॉर हाइड्रोजन होता है। तो आपका जो मैं समझाने वाली हूँ वो इन्हीं एग्जांपल्स में समझ में आ जाएगा कि मैं ऑक्सीजन बोलूँ तो इनमें से ऑक्सीजन कौन सी है? ऑक्सीजन O है, O2 है या O3 है? हाइड्रोजन H है या H2 है? हाइड्रोजन को हम कैसे लिखें? नाइट्रोजन N है या N2 है? क्लियर? तो हम किस तरह से लिखें? तो बच्चों हम जब नाइट्रोजन वर्ड बोल रहे हैं तो नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट हैं तो एलिमेंट का सिंबल हम कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, O H N। सिंपल सा ये आप सिंबल लिखेंगे। तो जब ऑक्सीजन को O लिखा है तो फिर मैंने O2 क्यों लिखा है और O3 क्यों लिखा है? हाइड्रोजन को जब मैंने H लिखा है तो फिर H2 किस लिए लिखा है? या नाइट्रोजन को H लिखा है तो N2 क्यों लिखा है? तो ये एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के सिंबल हैं। पर अब ज़रूरी तो नहीं है कि नाइट्रोजन जिस सिंबल की फॉर्म में लिखी गई है उसी सिंबल की फॉर्म में वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करे। दैट मीन्स नाइट्रोजन या जितने भी एलिमेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं, नोबल एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए, दैट मीन्स नोबल गैसेज हैं उनको छोड़ दी जाए, कुछ नोबल मेटल्स भी हैं, एनवायरनमेंट में कोई अदर एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता या नहीं करता है जिससे कि आप सिर्फ O, H या N से रिप्रेजेंट करें। अच्छा, आपने हीलियम गैस का नाम सुना है, ठीक है? हीलियम गैस
बलून्स वगैरह के अंदर फिल की जाती है, या नियोन आर्गन बल्ब के अंदर फिल करी जाती है। हीलियम का सिंबल होता है He, दैट हीलियम। अच्छा, हीलियम जब भी बोला जाएगा तो हीलियम ऐसे ही लिखा जाएगा। ये इतने सारे फॉर्म्स हीलियम के नहीं आएंगे क्योंकि हीलियम इसी फॉर्म में स्टेबल है, दैट इज वन ऑफ द नोबल गैसेस। इसी तरह से आर्गन Ar, नियोन Ne होता है, तो वो इसी फॉर्म में लिखा भी जाता है, इसी फॉर्म में बोला भी जाता है, उसका कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं है। तो इसको हम लीव कर रहे हैं, ये एक डिफरेंट टॉपिक है जिसको हम स्टडी करेंगे। हम यहाँ इन एग्जाम्पल्स को लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर O जो है वो एक सिंबल है ऑक्सीजन का, उस ऑक्सीजन के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, बट ऑक्सीजन O की फॉर्म में स्टेबल नहीं है। अब उसको एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी यानी एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट होने के लिए उसको किसी न किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है जो उसको स्टेबल कर सके, स्टेबल फॉर्म में ला सके। तो ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए किसी और अदर एलिमेंट से या किसी और अदर एटम से कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड होकर फिर एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करें ऑक्सीजन गैस, तो हम जब बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन ही होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन गैस O तो नहीं हो सकती क्योंकि वो तो स्टेबल नहीं है। तो हम जब ऑक्सीजन की बात करें तो उसका दूसरा एटम भी ऑक्सीजन ही होना चाहिए। तो हम O2 जो लिख रहे हैं दैट इज फॉर ऑक्सीजन गैस, और ये ऑक्सीजन एलिमेंट का स्टेबल फॉर्म है, यानी एलिमेंटल फॉर्म में स्टेबिलिटी है। क्लियर? तो O2 इज द ऑक्सीजन गैस। क्लियर? तो O2 क्या हुई? ऑक्सीजन गैस। अब जब O2 ऑक्सीजन गैस है तो ओजोन O3 है, ये ओजोन लेयर में प्रेजेंट होती है। और अब सबने सुना है, हम साइंस पढ़ रहे हैं तो इतना हम समझते हैं कि ओजोन लेयर के अंदर ओजोन या ओजोन लेयर ओजोन से बनी हुई है और उसका फॉर्मूला O3 होता है। दैट मीन्स यहाँ जो ऑक्सीजन गैस है उसके अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं, और जब ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं O3 इक्वल टू ओजोन। अब आप बोलेंगे कि ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट तीनों एलिमेंटल फॉर्म है, बट यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होती है। यानी ऑक्सीजन गैस पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसकी ब्रीदिंग में है, लाइफ जो लिविंग थिंग्स है उनको सस्टेन करने के लिए, और देर आफ्टर बर्निंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये ऑक्सीजन गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये 2 एटम्स हैं, केमिकली बॉन्डेड हैं, और इसको ऑक्सीजन गैस बोला जाता है, और O3 बन गया तो ये ओजोन गैस है। तो यहाँ पर ओजोन और ऑक्सीजन गैस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर भी हो सकती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, बट ये डिफरेंट होते हैं। हम ब्रीदिंग में ओजोन को यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर? दैट मीन्स एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन जो है इन 2 फॉर्म्स में स्टेबल होती है, एलिमेंटल फॉर्म्स, 2 एलिमेंटल फॉर्म में स्टेबल होती है। ये इसका सिंबल है और एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स लिखते हैं। क्लियर? नाउ इसी तरह से हाइड्रोजन की हम बात करें तो H4 सिंबल है और H एटम भी है, बट आपको चाहिए कि हमें हाइड्रोजन गैस प्योर स्टेट में चाहिए, हमें हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर फिल करने हैं क्योंकि वो बर्निंग में आती है, बहुत अच्छा फ्यूल है, हम पढ़ कर आते हैं जब 8th क्लास में हम फ्यूल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है? तो वहाँ हाइड्रोजन गैस इस फॉर्म में हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है हमारे पास। तो हाइड्रोजन जो एलिमेंटल फॉर्म में स्टेबिलिटी है वो H2, दैट मीन्स 2 एटम्स कंबाइंड होकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं और वो मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। क्लियर? तो हाइड्रोजन इसको हम बोलेंगे वो हाइड्रोजन गैस, क्योंकि गैस इस फॉर्म में होती है। इसी तरह से नाइट्रोजन, अब बात करें कि एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन है, तो वो नाइट्रोजन जो गैस है वो N2 की फॉर्म में है, यानी नाइट्रोजन गैस की जो स्टेबिलिटी है बच्चों वो N2 की फॉर्म में, ये हो गई नाइट्रोजन गैस। क्लियर? N नाइट्रोजन का सिंबल है, उसे हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एलिमेंटल फॉर्म है, एटम को शो कर देगा, एलिमेंटल फॉर्म के सिंबल को शो करेगा, बट जो स्टेबिलिटी है नाइट्रोजन की N2 गैस के फॉर्म में एनवायरनमेंट है। सिमिलरली इसी तरह से Cl2 क्लोरीन गैस है, I2 आयोडीन का एग्जिस्टेंस है प्योर फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में। तो आप जब भी इस तरह का सिंबल देखें, P4 मैंने यहाँ लिखा है, ये फॉस्फोरस का एग्जिस्टेंस है। S8, अब आपको समझ में आ गया होगा कि S4 सल्फर होता है,
सल्फर 2 यानी 2 एटम्स में कंबाइंड होकर स्टेबल हो सकते हैं और 8 एटम्स में कंबाइंड होकर स्टेबल हो सकते हैं, दोनों फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। आयोडीन है, ये 2, क्लोरीन, ये 2 एटम्स स्टेबल होते हैं इसके। अब ये हमारा क्लियर हो गया है कि ऑक्सीजन ये एलिमेंटल फॉर्म में। इसके अलावा अब बच्चों जो ऑक्सीजन है वो जरूरी नहीं है कि ये तो ऑक्सीजन गैस एलिमेंटल फॉर्म है कि प्योर ऑक्सीजन हमें चाहिए। इसके अलावा ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी है तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि सिंगल एटम इन दोनों का स्टेबल नहीं है, तो जो एनवायरनमेंट में हमारा जो वाटर की अमाउंट है, जो ओशंस, सीज, लेक, पॉन्ड के अंदर वाटर भरा पड़ा है, ये वाटर का फॉर्मूला हमने किया है H2O। डेट में ये भी स्टेबल नहीं, ये भी स्टेबल नहीं। भैया जब दोनों स्टेबल नहीं है तो दोनों पास आके स्टेबिलिटी बना लेते हैं, और इनका जो स्टेबिलिटी का रिजल्ट जो हमें दिखता है वो कहाँ से निकल के आता है, ये 2 और ये 1 मिलकर H2O। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में ही प्रेजेंट है, ऑक्सीजन किसी अदर एलिमेंट से भी कंबाइंड होकर स्टेबल हो सकता है। तो जब हम O2 की बात करें तो वो तो हो गया एलिमेंट, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो गए तो ये हो गया कंपाउंड। क्लियर? इसका मतलब है कि कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में भी स्टेबल हो सकता है और अपने कंपाउंड फॉर्म में भी स्टेबल हो सकता है, लेकिन अगर वो सिंगल स्टेबल नहीं है तभी। और नोबल गैसेस सिंगल स्टेबल हैं तो वो तो वैसे ही स्टेबल रहती हैं, लेकिन उनके अमाउंट एनवायरनमेंट में बहुत कम है। क्लियर? तो ये हमारा डिफरेंस हो गया एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंटल मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो आई थिंक ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, इस टाइप के जितने भी डाउट्स हैं। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो हम लेने वाले हैं कि फॉर्मूला मेकिंग। बिकॉज आपके जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्शंस आने वाली हैं, और रिएक्शंस बच्चे जब हम रिएक्शंस को हम लिखते हैं तो वो उसका प्रोडक्ट नहीं बना पाते, क्योंकि एक्चुअली उनको क्या है कि जो रिएक्टेंट है उसका फॉर्मूला पता नहीं होता। अब हर रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट्स को रटा नहीं जा सकता, क्योंकि आप कितने प्रोडक्ट रटेंगे, और रटा हुआ फॉर्मूला कभी भी राइट भी नहीं होता। हो सकता है मे बी आप 10, 20 या 5-10 फॉर्मूला रट लें और लिख भी लें, पर उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते हैं। पर आपको पता है कि हाँ हम फॉर्मूला इस तरह से बना सकते हैं, तो आप डेफिनेटली उनको आप बना पाएंगे। क्लियर? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द फॉर्मूला मेकिंग ऑफ कंपाउंड्स। बेटा फॉर्मूला मेकिंग से पहले हमें कुछ आयंस की लिस्ट जो आपके 9th स्टैंडर्ड में बुक में गिवन होती है, रिफ्रेशर्स भी आपके साथ होते हैं और यहाँ भी मैं आपको लिखवाऊंगी, तो हमें बहुत सारे नहीं करने क्योंकि आयंस की नंबर बहुत ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग में हमें सारे आयंस लर्न नहीं करने, स्टेप बाय स्टेप हमारे सामने जो भी आयंस आते जाएंगे हम बेसिकली उनको लर्न करते जाएंगे। तो हमारे इनिशियली चैप्टर्स में जो काम आने वाले आयंस है सबसे पहले, या जिनसे फॉर्मूलाज बनने वाले हैं बच्चों, वो आयंस हम लर्न करेंगे। तो यहाँ पर आयंस जो हैं वो हम 2 टाइप के आयंस लेंगे। एक पे आपको पॉजिटिव चार्ज नज़र आता है, एक पे नेगेटिव चार्ज। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों वो होता है कैटायन, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है एनायन। Any charged species is known as आयन। तो किसी भी एलिमेंट मतलब ग्रुप ऑफ एटम, सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर आपको चार्ज नजर आता है तो दैट इज कॉल्ड आयन, उसको हम आयन बोलेंगे। तो यहाँ पर आयन को हम कैटायन, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन, एनायन, नेगेटिव चार्ज्ड आयन। क्लियर?
तो किसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कैटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम बोलेंगे एनायन। अब यहाँ पर अगर मैं, क्योंकि लिस्ट तो हम करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बताती हूँ जो आपने कभी देखे हो शायद। Na+, Na किसका सिंबल है? Na4 सोडियम, पॉजिटिव चार्ज लगा होता है। H4 हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सोडियम का आयन है या हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आएंगे। दैट मीन्स ये सिंगल है NH4+, चार्ज हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में होगा, ऐसा नहीं कि आपने चार्ज को नीचे लगा दिया। ये स्मॉल थिंग्स है या छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हमें सीखना है और उनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे मूव करना है, क्योंकि यहीं से आप सिली मिस्टेक्स करने वाले हैं। ये मैंने सिंगल एटम लिया है और मैंने ग्रुप ऑफ एटम भी ले लिया, दोनों टाइप का लिया है मैंने। क्लियर? तो ये पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली एनायन की अगर हम बात करें तो Cl-, ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है 1, O-2 ये ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये सिंगल एटम हो गए। इसके अलावा ग्रुप ऑफ एटम्स में मैं बता देती हूँ SO4-2। ठीक है, तो इस तरह से अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम बोलेंगे एनायन, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम बोलेंगे कैटायन। तो हम आगे बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले, एक बार आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। डन बच्चों, अब हम यहाँ पर हम आयंस की लिस्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कैटायन की लिस्ट बनाएंगे, तो आप उसको समझिए और नोट करते जाइए। हमें वही आयंस लेने हैं जो हमारे चैप्टर्स में यूज़ आने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने कोई रिफ्रेशर आप पढ़ रहे हैं या और कहीं आप देख रहे हो, आपने बहुत सारे आयंस पिक कर लिए और सारे आयंस की आपने खिचड़ी बना ली, ऐसा नहीं करना है। आप स्टार्टिंग में कुछ आयंस को लर्न कीजिए, क्योंकि वही हमारे बार बार यूज़ होने वाले हैं, और जब उसको आप बार बार यूज़ करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आयंस क्लियर हो जाएंगे। और 1 बाय 1 जब आपको आयंस क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप नेक्स्ट आयन की तरफ मूव कीजिए। तो हम ईजिली लर्न होने वाले हैं, और हम जिन आयंस को अगेन एंड अगेन फेस करने वाले हैं उन आयंस को हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कैटायन। कैटायंस पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो यहाँ पर हम जिन पे सिमिलर चार्ज आने वाला है दैट मीन्स सोडियम Na+, सोडियम Na है ये हमें पता है। सोडियम के साथ पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों साथ चलते हैं। ये मान लीजिए दोनों भाई भाई हैं, तो इनको हमेशा साथ लर्न करें। सोडियम पोटेशियम दोनों पे पॉजिटिव 1 चार्ज होता है। यहाँ पर मैंने नंबर नहीं लिखी है, इसका मतलब ये 1 को शो कर रहा है। और इन दोनों के जब भी फॉर्मूला बनेंगे किसी के साथ भी सिमिलर पैटर्न के बनेंगे, तो इनको हमेशा साथ रखें। क्लियर? क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप के होते हैं, तो वो ग्रुप वाली बात हमें भी नहीं करनी है। आप दोनों को पेयर में साथ रखें। ये हो गया पॉजिटिव 1 चार्ज वाले, और भी आने वाले हैं, बट इन दोनों को हमें साथ स्टडी करना है। नाउ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बेरियम, +2 +2 +2 +2 नेम लिख लीजिए। ये यहाँ पर इनको आयन ही यूज़ करते हैं, जो एलिमेंट है एज इट इज़ उसका नेम लिखिए और उसके आगे आप जो सफिक्स है आयन लगा दीजिए। ये हो गया कैल्शियम, दैट इज मैग्नीशियम, जिंक, बेरियम। क्लियर? इनके ऊपर है पॉजिटिव 2 चार्ज, और बहुत सारे हैं, पर मोस्टली आप जब चैप्टर पिक करेंगे तो आपको यही एलिमेंट्स बार बार नज़र आएंगे।
तो ये पॉजिटिव 2 चार्ज वाले हैं, इनके जब भी फॉर्मूला बनेंगे सिमिलर पैटर्न में बनेंगे, तो हम इसको बोलेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड बेरियम। जो नेम है एलिमेंट का वही नेम यूज़ करने वाले। क्लियर? तो ये +1 +2। नाउ एल्यूमिनियम +3। एल्यूमिनियम हम जो स्टडी करने वाले हैं +3 में कुछ ही एलिमेंट्स आने वाले हैं, उसमें वन ऑफ दैट एल्यूमिनियम, या +3 होता है, सॉरी +3। क्लियर? अब यहाँ पर हम ले रहे हैं आयरन, क्योंकि हमारा आयरन एंड कॉपर अभी छूटा हुआ है। आयरन की जो स्टेट होती है +2 +3 2 होती है, एंड कॉपर की जो है +2 एंड +1 होती है। तो इनके लिए हम सेम नेम यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए हम डिफरेंट नेम यूज़ करेंगे, तो उनको हम अलग से नोट करेंगे। तो इसको अभी लीव करते हैं। अब आप के पास जो यूज़ आने वाला है वो मरकरी का कर लीजिए। Hg का भी +1 +2 होता है। Ag का कर लीजिए, Ag +1। क्लियर? गोल्ड हमारे कंपाउंड्स या हम स्टडी नहीं करने वाले, तो गोल्ड को हम लेकर नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर सिल्वर एंड मरकरी। क्लियर? एंड ये हो गया सिल्वर। अब हमारे पास जो मोस्टली यूज़ होने वाले हैं कॉपर एंड आयरन के, हम उनकी तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर ये जो इतने भी बने हुए हैं ये सारे मेटल्स हैं। मेटल्स पॉजिटिव चार्ज आयन बनाते हैं, कैटायन फॉर्मेशन करते हैं। कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट इज़ द डिफरेंट टॉपिक, उसको किसी और वीडियो में हम देखेंगे। ये सारे मेटल्स के हैं और मेटल्स के नेम के आगे उनका आयन सफिक्स हम ऐड करते हैं। तो ये हमने सबके आयन बना दिए। तो आप कहेंगे कि ये और ये हम साथ में लिख सकते थे, डेफिनेटली, क्योंकि सिंगल है तो सिंगल वाले लिखे जा सकते हैं, पर इनके कंपाउंड्स आपको कम देखने को मिलेंगे, बहुत कम। मरकरी का आपको मुझे नहीं लगता कहीं पे हम यूज़ करने वाले किसी चैप्टर में। Ag के फिर भी 1-2 कंपाउंड मिल जाएंगे जिनको हम स्टडी करेंगे। मोस्टली आपको जो कंपाउंड स्टडी करना है सोडियम पोटेशियम। तो आपको एक बार ये नहीं याद है तो चलेगा, बट आपको अगर 10th के चैप्टर स्टडी कर रहे हैं तो इन दोनों को आपको पकड़ के रखना है। क्लियर? इसलिए मैंने इनको सेपरेट लिखा है। अब पॉजिटिव में जो हमारे साथ एक इम्पोर्टेंट आयन यूज़ होने वाला है, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट्स थे। NH नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, और इस पे पॉजिटिव 1 चार्ज लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। अमोनिया गैस का नेम आपने सुना होगा, दैट इज डिफरेंट। NH3 होता है वो, ये है NH4, यानी NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अमोनियम आयन। क्लियर? और अगर आयंस यूज होंगे हमारे पास तो हम उसको लेकर आएंगे। अभी हम इन्हीं पॉजिटिव चार्ज के साथ जो हमारे जो नेक्स्ट 2 है, क्लियर? आप इनको एक बार नोट कर लीजिए। नाउ जो नेक्स्ट है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट यूज होने वाले हैं वो है Fe। Fe+3, Fe+2। Iron, and next is copper, Cu+2 and Cu+1। क्लियर? यहाँ पर आयरन 2 टाइप के आयंस शो करता है, कॉपर भी 2 टाइप के आयन शो करता है, यानी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट शो करते हैं, पर अभी हमें जो मतलब है इन्हीं 2 एलिमेंट से हैं। अब यहाँ पर 2 डिफरेंट चार्जेस हैं, तो दोनों के लिए हम सिमिलर नेम तो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने सोडियम के लिए लिखा सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, तो वो हम नहीं यूज़ कर सकते कि आयरन आयन। क्लियर?
तो इसके लिए हमें डिफरेंट नेम यूज़ करना है। अब इसके लिए यहाँ से हम इसका लैटिन वर्ड उठाते हैं और उसी से इसका नेम बनाया जाता है। इसका जो लैटिन नेम है वो फेरम है। फेरम से ऐसी सिंबल लिया गया है। क्लियर? इसी तरह से एसन, टिन, लेड और बहुत सारे एलिमेंट ये शो करते हैं। अब यहाँ पर फेरिक टू जो वैलेंसीज है, टू टाइप की जो चार्जेस हैं, उसमें हम जो ग्रेटर वाला है यानी जो मोर वैलेंसी शो कर रहा है उसके एंड में हमें इक सफिक्स यूज़ करना है, और जो लेस वाला है उसके एंड में हमें अस सफिक्स यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो इसका नेम है पहले वो फेरम, तो फेरमिक नहीं करना आपको, फेर लेना है और फेरिक। तो ये हो गया आपका फेरिक इक सफिक्स और ये हो गया फेरस। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा फेरिक कंपाउंड और इससे जो बनेगा फेरस। ये आगे हम वीडियो में देखेंगे। जैसे हम फेरिक क्लोराइड बनाना है तो इससे बनेगा फेरिक क्लोराइड और इसका नेम होगा फेरस क्लोराइड। क्लियर? फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट। नाउ सिमिलरली यही पैटर्न इसमें यूज़ करना है। कॉपर का जो +2 वाला मोर वाला है उसमें इक सफिक्स यूज़ करना है क्यूप्रिक, और जो लेस वाला है उसमें यूज़ करना है क्यूप्रस। क्लियर? तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक सल्फेट, और यहाँ जो बनेगा क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस सल्फेट। इस तरह के कंपाउंड के नेम होंगे। तो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आपको लर्न करके चलना है। आयरन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मेटलर्जी में भी स्टडी करने वाले हैं, कॉपर को भी स्टडी करने वाले हैं, तो वहाँ भी ये यूज़ होता है। एसिड बेस हम पढ़ते हैं, वहाँ भी इनके कंपाउंड्स, दैट मीन्स आपके 3 चैप्टर्स, जो 5 चैप्टर्स हैं टोटल, उनमें से 3 चैप्टर्स की केमिकल रिएक्शंस में ये अगेन एंड अगेन यूज़ होने वाले हैं। तो ये आयंस एंड ये जो आयंस लिस्ट है इसको पक्का से आप नेक्स्ट वीडियो हमारा स्टार्ट हो प्रॉपर केमिकल चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, बिफोर दैट आपको लर्न करके केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला मेकिंग सीखना ही है, तभी आपके चैप्टर्स क्लियर होंगे। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिए और आपका जो नेक्स्ट है उसको भी आप नोट कर लीजिए।